और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश बजट 2023, क्योंकि अब से देर बाद 11 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में बजट पेश करेंगी। सारी औपचारिकताएं लगभग पूरी हो चुकी हैं और हमारे तमाम सहयोगी समय समय पर जुड़कर बजट से आम जनता को क्या उम्मीदें हैं उस पर बातचीत कर रहे हैं, जानकारियां दे रहे हैं। इसी बीच खुर्रम हमारे सहयोगी दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। खुर्रम, बजट को लेकर जम्मू कश्मीर, हिमाचल और लद्दाख के लोगों की उम्मीदें काफी बढ़ी हुई हैं, लेकिन अगर इसे थोड़ा अलग तरीके से समझने की हम ये कोशिश करें कि वैश्विक मंदी का दौर चल रहा है और जिस तरीके से रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ, उस बीच जो महंगाई उस बीच बढ़ गई, खास तौर पर जो डीजल और पेट्रोल के दाम थे उनमें एकदम से उछाल देखने को मिला। इस चीज का असर भी आम जनता की जेब पर अच्छा खासा पड़ा है। ऐसे में क्योंकि मेरा सवाल यह है कि वैश्विक मंदी के दौर में अगर हम घरेलू अर्थव्यवस्था को समझने की कोशिश करें और हम ये माने कि जब पूरी दुनिया ही महंगाई से जूझ रही है तो हमारी घरेलू अर्थव्यवस्था किस तरीके से रफ्तार बढ़ेगी। हालांकि टारगेट जरूर चेंज किया गया है इस बार, अभिभाषण में हमने वो देखा, टारगेट जरूर चेंज किया गया है। तो फिर इस वैश्विक मंदी के दौर में घरेलू अर्थव्यवस्था का बैलेंस्ड आउट रहना और उसी रफ्तार से आगे बढ़ना क्या संभव है और बजट से इस बात की एक्सपेक्टेशंस रखना क्या सही है? खुर्रम, देखिए, अगर हम इस चीज़ को अर्थव्यवस्था के तौर पर अगर देखें तो सरकार के लिए एक बड़ा चैलेंज होने वाला है, क्योंकि अगले साल लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, 9 राज्यों में इसी साल चुनाव होने वाले हैं और इसी के साथ साथ सरकार को अपनी आमदनी का भी इंतजाम करना है। तो सबको राहत भी देनी है और सभी को कुछ ना कुछ देना है, किसानों को, व्यापारियों को, जो मुलाजमत पेशा लोग हैं, जो कर्मचारी हैं, उनको भी देना है। एक आम गरीब जो है उसको सब्सिडी देनी है। खासतौर से जम्मू कश्मीर को अगर देखें तो चाहे सेब के बागान की जो सब्सिडी का इशू है या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड्स का इशू है, ताकि वहां पर टूरिज्म ज़्यादा से ज़्यादा आ सके, इन्वेस्टमेंट बेहतर हो। तो ये इन तमाम चीज़ों में एक बैलेंस बनाने की सरकार ज़रूर कोशिश करेगी। अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा बजट एलोकेशन जिस तरीके से जम्मू कश्मीर को होता रहा, 2020 के 22 से 30,000 से शुरू हुआ था और 35,581 के आसपास तक अभी पहुंचा है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में अभी काफ़ी इन्वेस्टमेंट हो सकता है, क्योंकि टूरिज्म पर सरकार भी जोर दे रही है और इसको देखें तो जो पूरी छवि है सरकार, उस पर भी सीधे तौर पर इससे काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है। तो एक सामंजस्य बनाने की कोशिश रहेगी। माना कि महंगाई है, लेकिन सरकार ने जिस तरीके से कहा है कि उनका जो जीडीपी ग्रोथ है वो 6.2 से लेकर 6.8 तक रह सकता है। तो साफ जाहिर है कि आमदनी कहां से होगी, सरकार इसके बारे में सोच रही है और ये नीचे भी जा सकता है। कई जो आर्थिक एक्सपर्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि जो 6.2 से लेकर 6.8 तक की बात की जा रही है, जीडीपी ग्रोथ की बात की जा रही है, जिस तरह से हमारा जो ग्रोथ उसकी 6.5 की बात की जा रही है, वो 6 से नीचे भी जा सकता है, क्योंकि सरकार कहीं ना कहीं लोगों को कुछ ना कुछ टैक्स रिलैक्सेशन देगी, तो उसकी वजह से सरकार की आमदनी कम होगी। लेकिन अगर पूरी स्थिति को अगर देखें तो सरकार के सामने बेरोजगारी को कंट्रोल करने के लिए एक बड़ा चैलेंज है। महंगाई जो बहुत तेजी से ऊपर की तरफ जा रही है, सालाना की सरकार ने कहा है कि 6% के आसपास ये मुद्राफीसदी बनी रह सकती है, महंगाई उसकी रफ्तार बनी रह सकती है। तो उसको भी कंट्रोल करना सरकार के लिए एक बड़ा चैलेंज है। और क्योंकि लोकसभा और 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ा और आम बजट है, तो सरकार इसमें कहीं ना कहीं एक बैलेंस बनाने की जरूर कोशिश करेगी कि उसको बिल्कुल बैलेंस बनाने की कोशिश करेगी खुर्रम। और कोशिश सरकार की रहेगी कि लोक लुभावन वादे वो जनता से करे, क्योंकि जाहिर सी बात है चुनावी झलक भी इस बजट में देखने को मिलेगी। इस बीच हमारे सहयोगी सरोज और रणबीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रणबीर का हम रुख करेंगे, लेकिन सरोज मैं आपके पास आना चाहूंगी। आपके साथ कुछ लोग मौजूद हैं और क्योंकि अब से कुछ ही देर बाद आम बजट पेश होने वाला है, लोगों की क्या कुछ उम्मीदें हैं और कुछ युवा भी आपके साथ हैं। अनएम्प्लॉयमेंट रेट 22% है इस वक्त जम्मू कश्मीर में, क्या कुछ कहना है युवाओं का, जरा उनसे बातचीत कीजिए।
बेशक जैस्मिन, इस वक्त हम खड़े हैं बालहमा पामपुर में। जो हमारे पीछे खेत देख रहे हैं आप, ये यहाँ पे केसर का गढ़ है। यहाँ पे सैफरन सबसे ज्यादा प्रोड्यूस किया जाता है। और हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं जुल्फी, जो सैफरन के साथ कई सालों से वाबस्ता है। तो इनकी क्या एक्सपेक्टेशंस है इस बजट से, इस बार बात करते हैं इनसे। जुल्फी, ये बताएं कि अभी कुछ ही समय में जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण, वो बजट प्रोड्यूस करने वाली है। क्या एक्सपेक्टेशंस है इस बार आपकी? डेफिनेटली दिन ब दिन इंसान की जो एक्सपेक्टेशंस होती है ज्यादा से ज्यादा होती है। जो भी कुछ लूप होल्स या बैरियर्स इन पास्ट होते हैं तो इंसान उन चीजों को करके पिक आउट करके इंसान फिर ये एक्सपेक्ट करता है कि उन सारे बैरियर्स को रिमूव किया जाए। और ज्यादा से ज्यादा एक्सपेक्टेशंस तो होती है। अभी जो निर्मला सीतारमण जी जो अभी बजट पेश करने जा रही है, वी आर एक्सपेक्टिंग इट मोर व्हाट इट वाज बिफोर। देयर हैज बीन सो मेनी थिंग्स कि जैसे इन्होंने काफी अच्छी एफर्ट्स लगाई है, बट इन द मीन टाइम वी टॉक ऑफ current global world, so rates are hiking and taxes are hiking, so we are expecting it to be more as compared to the last year. जैसा आपने सुना, जैस्मिन कह रहे हैं कि एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो पिछले साल के हवाले से इन लोगों को यहाँ पे बजट दिया गया था, उस हिसाब से जाहिर सी बात है कि एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बजट जो है वो ज्यादा इस बार। अच्छा, ये बताइए जो जीआई टैगिंग है, जीआई टैगिंग जो है उससे सैफरन ग्रोवर्स को ग्लोबली कितना फायदा हो रहा है? यहाँ पे काफी ज्यादा फायदा हो रहा है। जैसे गवर्नमेंट ने जो एफर्ट्स क्रिएट की या कर रहे हैं अभी जियो टैगिंग के बारे में, वी टॉक ऑफ कश्मीर, इफ वी टॉक ऑफ पामपुर, जाफरन कॉलोनी, बालहमा, सो वी हैव अ डाइवर्स कल्टिवेशन ऑफ सैफरन। सो व्हेन वी टॉक ऑफ geotagging, so it has been one of the main factors to put our brand into field, to put our brand internationally, so that the products will be recognized. It's not Kashmir, I'm talking of Kashmir, I'm talking of India as a whole. When we talk of geotagging, so you have a proper जो आपका branding का है, तो उसमें आप locate करते हैं कि आपका ब्रांड कैसा है। और इट्स वन ऑफ द बेस्ट इनिशिएटिव टू जस्ट प्लेस और टू प्रोड्यूस योर प्रोडक्ट व्हेन वी टॉक ऑफ जियो टैगिंग। इट्स वन ऑफ वंडरफुल इनिशिएटिव। इफ वी टॉक, आपको लगता है कि एक पर्टिकुलर बजट सेट करना चाहिए? आपकी जो इंडस्ट्री है इस वक्त, कहीं ना कहीं ये जो इंडस्ट्री है, हाँ जीआई टैगिंग हो रही है, हम बेशक मानते हैं उसको, लेकिन कहीं ना कहीं इस इंडस्ट्री को थोड़ा सा और पुश चाहिए, एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री को यहाँ और पुश चाहिए। उसके लिए कोई स्पेसिफिक बजट एलोकेट करना चाहिए और आपकी एक्सपेक्टेशंस है? सी, इफ वी टॉक ऑफ whole country, 50% of the land of 50% of the population is lying on cultivation. There are so many schemes that are coming up on behalf of the government, whosoever it is. Like currently we talk of BJP government, they are putting their serious efforts so that people will be benefited. But in the meantime, there are certain things that are hiking up, going down. So in perspective of that, we talk of Budgam. I'll speak of Budgam. Recently, I had one of the words with one of the officials of Budgam agriculture officer. He said last year we had the 30 lakh rupees in the sub-division level to spend on not saffron, any of the land. But when we talk of saffron, we are being facilitated with seeds. We are being facilitated with so many other resources that are prerequisite for growing of good saffron. And last year we were given benefit of financially benefits. We were given seeds as well that boosted the saffron growth. बस उम्मीदें यही रहेंगी कि इस बार भी जो बजट है वो ज्यादा से ज्यादा मिले, ताकि आपको जो भी यहाँ पे किसान है, जो भी यहाँ पे कल्टिवेट कर रहे हैं सैफरन को, उसमें आपको पुश मिले। Yeah, sure. It has to be enhanced so that the substitutes will not come into play. So as long as budget is going to be more than before, farmers will be more attracted towards their products, towards their cultivation, and definitely will be boosting the economy. नेशनल सैफरन मिशन के तहत अभी तक अगर तो 400 करोड़ का प्रावधान था जम्मू कश्मीर के लिए, जिसमें से 266 करोड़ रुपए अभी तक जम्मू कश्मीर के जो सैफरन उत्पादन से जुड़े लोग हैं उन्हें अभी तक मुहैया कराए जा चुके हैं। सरोज लगातार बने रहिए। इस बीच रणबीर हमारे साथ राजधानी शिमला से जुड़े हुए हैं। रणबीर, क्योंकि अब से कुछ ही देर बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी, और अगर हिमाचल की बात करें तो जम्मू कश्मीर की तरह ही हिमाचल में भी टूरिज्म सेक्टर का अपना एक महत्व है, इकोनॉमी में बहुत ज्यादा उसका कंट्रीब्यूशन रहता है। किसानी, बागवानी और सर्विस क्लास, ये 4 ऐसे डिविजन्स हैं जिनका इकोनॉमी में बहुत बड़ा हाथ है हिमाचल प्रदेश की। वहां पर लोगों को क्या कुछ उम्मीदें हैं? क्या हिमाचल के लोग इस बजट से उम्मीदें लगाए बैठे हैं? रणबीर, जी हाँ, आम बजट को लेकर काफी लोगों से हमारी बातचीत हुई है। देखिए, आपने जम्मू कश्मीर का जिक्र किया, कमोबेश जो है, जो तकलीफें वहां के लोगों की है वही तकलीफें हिमाचल के लोगों की है। और
उम्मीदें जो है हिमाचल के लोगों को इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि हिमाचल को जो है पहले विशेष पैकेज मिलता था और विशेष राज्य का दर्जा हासिल था, लेकिन जो अब तक जो सबसे बड़ी जो दिक्कत यहाँ पर आपने जिक्र किया टूरिज्म सेक्टर का, तो कनेक्टिविटी मेन इशू यहाँ पर ये है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो मजबूत होना चाहिए उसको लेकर जो है बहुत बड़ी मांग यहाँ पर रही है। इंडस्ट्री हब बहुत बड़ा जरूर यहाँ पर है, लेकिन इंडस्ट्री में देखिए आप औद्योगिक पैकेज ना होने से उद्योगों के लिए भी जो है उचित जो वातावरण चाहिए, जो आधारभूत ढांचा चाहिए, वो भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो कनेक्टिविटी पर्यटन के लिहाज से और उद्योगों के लिहाज से भी बहुत बड़ा जो है मुद्दा रहा हुआ है। रेल कनेक्टिविटी देखिए हर बार बजट में जो है जिक्र तो आता है, हिमाचल को जो है रेलवे लाइन से जोड़ने के लिए 2-3 बड़ी लाइनें जो है उनकी बात कही जाती है, लेकिन उसका इंतजार जो है अभी और लंबा है। वो जो है सर्वे इन्वेस्टिगेशन से आगे नहीं जा रहा है, धरातल पर नहीं उतरा है। तो हिमाचल की अपनी तकलीफ है, यहाँ के जो किसान बागवान है, जिस तरह से कश्मीर के सेब के बागवानों की चिंताएं बड़ी है कि जो इंपोर्ट ड्यूटी की बात कही जाती है, जो बाहर से सेब आता है उस पर जो है 100% इंपोर्ट ड्यूटी की मांग कर रहे हैं, उससे जो है बागवान जूझ रहे हैं। किसानों की भी यही समस्या है। जो एमएसपी सबसे बड़ा एक मुद्दा यहाँ पर रहता है कि एक न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है यहाँ पर होना चाहिए। कश्मीर में तो सेब पर MIS है, लेकिन यहाँ पर जो है इस तरह की कोई चीज हमें नहीं मिलती है। और राज्य सरकार की जहां तक बात करें, उम्मीद जो है राज्य सरकार ने भी लगाई है, क्योंकि हिमाचल से विशेष नाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दूसरा घर मानते हैं हिमाचल को, तो यहाँ पर इस लिहाज से भी बहुत सारे नेताओं से जो बात हुई थी, उन्हें लगता है कि शायद कुछ ना कुछ इस बार हिमाचल की झोली में गिरेगा। अब सत्ता परिवर्तन यहाँ पर हुआ है, ये एक असर देखने को मिलेगा या नहीं, ये जो कुछ देर में हमें पता चलेगा। और जाहिर सी बात है कि हिमाचल कर्ज में जिस तरह से डूबा हुआ है और यहाँ पर बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं, उसके लिए और आय के संसाधन नहीं है, ज्यादा जो है केंद्र पर निर्भर रहना पड़ता है। तो यहाँ पर इंतजार इसी बात का है कि शायद हिमाचल के लिए कोई बड़ी घोषणा हो। कर्मचारी और पेंशनर बाहुल क्षेत्र है हिमाचल, कर्मचारी और पेंशनर बाहुल क्षेत्र भी है हिमाचल प्रदेश। ऐसे में कर्मचारी वर्ग को टैक्स स्लैब से काफी ज्यादा उम्मीदें हैं कि टैक्स स्लैब में कुछ छूट दी जाए, जो पिछले 2-3 बार बजट में उम्मीद लगाई थी लेकिन मिली नहीं। शायद इस बार कर्मचारियों को ये उम्मीदें ज्यादा हैं। रणबीर, जी हाँ, सेवा का जो क्षेत्र है यहाँ पर हिमाचल में इतना असर रहता है। राज्य सरकार के अगर हम खजाने की बात करें तो 100 रुपए अगर हम देखें सरकार के बजट को, तो 38 रुपए जो है राज्य सरकार के उसी में चले जाते हैं। जहां पर आपने टैक्स की बात कही है कि टैक्स स्लैब में कितना बदलाव होना चाहिए, और यहां पर अगर हम रेशो देखें हिमाचल में जो है, हिमाचल में अन्य राज्य, देश के अन्य राज्यों की तुलना में ज्यादा संख्या में, अगर जनसंख्या के लिहाज से हम देखें तो सरकारी कर्मचारी टैक्स एक बड़ा जो उसमें है, उसमें उसको लेकर जो है छूट की उम्मीद यहां पर की जा रही है। और दूसरा जीएसटी को लेकर बहुत सारे मसले हैं। जीएसटी में भी जो है लोग चाहते हैं कि उसमें भी जो है उस स्लैब में भी बदलाव किया जाए, कम वो किया जाना चाहिए। और जहां तक जीएसटी के साथ जो दूसरे जो टैक्सेस लगते हैं उसमें बड़ा हिस्सा जो है केंद्र सरकार के पास जाता है। तो यहां पर उम्मीद इसी बात की जा रही है कि शायद चुनावी वर्ष भी है, तो शायद कुछ ना कुछ जो है सब राज्यों की झोली में कुछ ना कुछ गिरेगा। लेकिन हिमाचल ज्यादा उम्मीद लगाए बैठा है, क्योंकि पीएम मोदी का जो है यहाँ से गहरा नाता है। तो नेताओं ने भी कई बार, जो सत्ता में अभी कांग्रेस है, तो कांग्रेसी नेता भी ये कह रहे हैं कि शायद हिमाचल की मदद वो जो है पीएम मोदी करेंगे। अनुराग ठाकुर जो है पैरवी करेंगे। और यहाँ पर मुख्यमंत्री भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले थे, उन्होंने भी कुछ एक डिमांड जो है रखी है। खासकर एक बड़ा औद्योगिक पैकेज जो है हिमाचल चाहता है, और विशेष राज्य की दर्जे की जो मांग लंबे समय से उठती आ रही है। एक विशेष राज्य तो है, लेकिन उतना बजट जो है यहाँ पर नहीं मिलता। ट्राइबल सब प्लान के तहत जो है एक बड़ी राशि जो है राज्य सरकार के पास केंद्र के माध्यम से आती है, उसका भी इंतजार करना होगा। उसमें भी कई सारे बदलाव जो है योजनाओं में किया गया है। और यहाँ पर आज तो महत्वपूर्ण बात ये भी है जैस्मिन, आज यहाँ प्लानिंग की भी बैठक है। विधायकों के जो प्राथमिकताएं हैं
वो आज निर्धारित की जाएंगे यहाँ हिमाचल के बजट को लेकर। तो कुल मिलाकर हिमाचल में जो है काफी उत्साह देखा जा रहा है कि जरूर उम्मीदें बहुत ज्यादा है यहाँ के लोगों को केंद्रीय बजट से, और अब भी कुछ समय बाद जो है हिमाचल का भी बजट आना है। जैस्मिन। बिल्कुल रणबीर, लगातार आप बने रहिए हमारे साथ। जहूर, मैं आपसे एक छोटा सा सवाल ये लेना चाहूंगी, क्योंकि अगर हम वर्ल्ड इकोनॉमी को इस तरीके से समझें कि आज सरोज लगातार जो है वो महंगाई विश्व में बढ़ रही है, ऐसे में आप एक सैफरन ग्रोअर के साथ बात कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट्स में भी कमी देखने को मिली है, जो विश्व स्तर पर जो उसमें भी कमी देखने को मिली है। तो क्या उसका असर भी पड़ रहा है जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी में, क्योंकि सैफरन भारी मात्रा में एक्सपोर्ट किया जाता है? देखिए जैस्मिन, अभी पहले यहाँ पे जो आर्टिकल के बाद, एब्रिगेशन के बाद हम कोविड की बात कर ले तो कोविड से भी थोड़ा सा मार्केट डाउन था। तो ओवरऑल जो कश्मीर में है 3-3.5 साल जो मार्केट था वो थोड़ा सा रुका हुआ था। लेकिन अभी कहीं ना कहीं जो सैफरन ग्रोवर्स हैं या बाकी एग्रीकल्चरिस्ट हैं, उनसे हमने बात की है, उनको एक उम्मीद है, क्योंकि इस साल से जो है वापस जो मनी का फ्लो है वो वापस थोड़ा सा घूमने लग गया है। हाँ, अगर हम इंटरनेशनल मार्केट्स के बात करें, हाँ रिसेशन का एक माहौल बना था, लेकिन जो स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज हैं, अगर इनका पुश बना रहे, अगर ये स्टैंड करते रहे, तो कहीं ना कहीं जो हमारी इकोनॉमी है ये स्टेबिलिटी पे ही रहेगी। जी जैस्मिन। ठीक है, ठीक है। एक छोटा सा सवाल खुर्रम मैं आपसे लेना चाहूंगी, क्योंकि टैक्स स्लैब को लेकर रियायत देने की मांग की जा रही है। 136 करोड़ देशवासियों में सिर्फ 8 से 9 करोड़ के आसपास ऐसे लोग हैं जो टैक्स देते हैं। ऐसे में अगर टैक्स स्लैब में रियायत मिल जाती है और कहीं ना कहीं जीएसटी और सरचार्ज के जरिए जो सरकार इनडायरेक्ट टैक्स अपने बजट, अपने जो उनका एक हम कह सकते हैं इनडायरेक्ट टैक्स की वसूली करती है सरकार, तो कहीं ना कहीं अब टैक्स पेयर्स का यह मानना है कि उनकी जेब के ऊपर अतिरिक्त भार पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये उम्मीदें भी लोगों को बढ़ी हुई है शायद इसी वजह से। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से महंगाई का जो रेशो है और वो 6-7% जिस तरह से बनी हुई है और लगातार 9% तक भी ये रेशो गया, तो उसकी वजह से उम्मीदें तो लगी हुई हैं। लेकिन अभी जो कई महत्वपूर्ण घटनाएं जो आने वाले साल में होने वाली हैं, खास तौर से अगर मैं जिक्र करना चाहूँगा, भारत G20 की जो समिट है उसकी मेज़बानी करने वाला है, तो कहीं ना कहीं उसको लेकर के भी एक लिबरल इकोनॉमी की पॉलिसी दिखाई देगी। भारत कितना इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार है, बाहर से इन्वेस्टमेंट आए, बाहर का जो बड़ा बाजार है, वहाँ उस बाहर की जो कंपनियां हैं, बाहर के जो देश हैं, वो यहाँ पर पैसा लगाएं। तो ये भी एक कहीं ना कहीं इस बजट में इसका ध्यान भारत सरकार जरूर रखेगी। और साथ ही साथ क्योंकि चुनाव और जो जिस तरह से तो चुनाव है, लोकसभा चुनाव अगले साल है, तो गरीब लोगों के लिए कुछ ना कुछ वो चीजें रहेंगी। किसानों का एक बड़ा मुद्दा रहा था, तो किसानों को जिस तरह सब्सिडी की मांग होती रही है, खासतौर से हिमाचल के किसान जम्मू कश्मीर की तरह सब्सिडी में खास सब्सिडी की मांग कर रहे हैं, एमएसपी की मांग कर रहे हैं, वो भी एक इशू है। लेकिन अगर ओवरऑल देखें तो उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में ही जिस तरह का मूवमेंट किसानों का रहा और किसानों को जिस तरीके से सरकार तवज्जो देती आ रही है, जिस तरह से उन्हें सम्मान निधि के तौर पर 6,000 रुपये सालाना दिया गया, तो उसमें भी कुछ चीजें देखने को मिल सकती है। मनरेगा में भी हो सकता है कि कुछ बढ़ोतरी हो, लेकिन सरकार को इस बात का भी इंतजाम करना है उसकी आमदनी कहां से होगी। तो इन्वेस्टमेंट लाना एक बड़ा तरीका हो सकता है कि सरकार जो है पैसे का इंतजाम जो है इन्वेस्टमेंट के थ्रू करे। महिलाओं को हमेशा तवज्जो दी जाती है, सीनियर सिटीजन्स हैं, तो उनको किस तरीके से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण किस तरीके से राहत देंगी, खासतौर से जो 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में जो 5% टैक्स लगा हुआ है, उसमें किस तरीके से कुछ छूट दी जा सकती है। और जो इसमें आप देख सकते हैं कि खासतौर से जो बाहर से जो इंपोर्ट हो रही हैं चीजें, जो लग्जरी आइटम्स है, उनमें हो सकता है कि आपको थोड़ा सा ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। एक्साइज ड्यूटी उस पर बढ़ सकती है, इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई जा सकती है। और इसमें तो उम्मीदें तो हर वर्ग को है। किसान ये चाहते हैं कि उन्हें सब्सिडीज दी जाए हर एक उस आइटम में जो किसानी बागवानी के लिए इस्तेमाल होती है।
करदाता ये कह रहे हैं कि टैक्स स्लैब में छूट दी जाए। इसके अलावा टूरिज्म सेक्टर से जुड़े हुए लोग ये मान रहे हैं कि उनके लिए कुछ स्पेशल पैकेजेस दिए जाएं, वेलफेयर स्कीम्स में ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट किया जाए। अब बजट क्या कुछ रहेगा ये देखना काफी अहम होगा, और बजट तभी सार्थक होगा जब समाज के सबसे कमजोर वर्ग तक वो अपनी मदद पहुंचा पाएगा। क्या कुछ निर्मला सीतारमण अपने पिटारे से निकालकर पेश करेंगी, कुछ ही देर में वो सब धीरे धीरे स्पष्ट होना शुरू हो जाएगा। खुर्रम, रणबीर और सरोज हमारे साथ, हमारे तीनों सहयोगी हमें ये जानकारियां दे रहे हैं, तीनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब से कुछ ही देर बाद निर्मला सीतारमण अपना बजट पेश करेंगी। खास बात यह है कि यह बजट इसलिए भी खास होगा क्योंकि 15 महीनों के भीतर 2024 के आम चुनाव होने हैं, और इस साल देश में 9 राज्यों में चुनाव है। तो क्या उन चुनावों की झलक भी इस बजट में देखने को मिलेगी? यह बजट अपने आप में काफी दिलचस्प रहेगा क्योंकि मोदी काल 2.0 का यह आखिरी पूर्ण बजट होगा। इस लिहाज से भी यह बजट अपने आप में काफी खास है। पल पल की अपडेट्स बजट को लेकर आप तक हम पहुंचाते रहेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार भी हमारी यह खास पेशकश जारी रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ।